Hello everyone, welcome to TSN School Class 8th Chapter number 6. ठीक है, फ्लेम. ऑब्जर्व इन एलपीजी फ्लेम. आप एक बार एलपीजी फ्लेम को एक बार ऑब्जर्व करके देखिए. यू कैन टेल द कलर ऑफ द फ्लेम. व्हाट इज द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम. आप एक एलपीजी गैस को ऑन कीजिएगा और बर्नर में आप देखिएगा किस तरह की आपको फ्लेम दिखाई दे रही है, और एक कैंडल को आप फ्लेम करें और फिर उसके कलर को देखिएगा. रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7. जब आपने क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो आप उसको एक बार रिकॉल करके देखिए. यू हैव डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम इन टेबल 6.2. यू कैन डू दैट नाउ. यानी आपको 6.2 टेबल में कुछ आपको मटेरियल्स दिए हुए हैं. आप ये देखिएगा कि वो उसकी फॉर्म क्या है, फॉर्म फ्लेम की क्या है, यानी वो फ्लेम दे रहा है या नहीं दे रहा है. तो उसमें कैंडल है, मैग्नीशियम है, उसके बाद इसमें कपूर है, और उसके बाद है केरोसिन स्टोव और चारकोल. इन सबको आप बर्न करके एक बार देखेंगे. ओके, नेक्स्ट इज रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म अ फ्लेम और नॉट. यानी वो फ्लेम कर रहा है या नहीं कर रहा है. अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में हम देखते हैं लाइट कैंडल. पहले तो कैंडल को आप लाइट करेंगे, जलाएंगे उसे हम. होल्ड अ ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग. अब आप क्या करोगे, टंग की हेल्प से उसके ऊपर एक ग्लास ट्यूब को आप रखोगे और उसे अच्छे से हीट होने दोगे. एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एट द डार्क जोन और अ नॉट फ्रिंकलिंग कैंडल फ्लेम. यानी उसका आप देखते हैं तो उसका जो डार्क जोन है फ्लेम का, उसके माउथ पे आपने उसको रखा. बीइंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड. अब आप क्या करोगे, एक मैच स्टिक को उसके दूसरे साइड पर, एक साइड पे तो आपने उसको कैंडल पे रखा है, दूसरे साइड पे आप एक मैच स्टिक को आप लेकर आओगे तो आप क्या देखोगे, ग्लास ट्यूब पे. डू यू सी अ फ्लेम. क्या वहाँ पर फ्लेम होता है. इफ सो व्हाट इज द प्रोड्यूस अ फ्लेम. ये क्यों प्रोड्यूस हो रही है फ्लेम. नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट क्विकली. और अगर आप ये मैच स्टिक की जगह अब आप यहाँ पर एक वैक्स के पीस को लेकर आओगे तो वो भी आप देखोगे तो क्या होगा, बिल्कुल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम. वो सब्सटेंस जो कि वेपोराइज हो रहा है कब, बर्निंग के टाइम पे, और फ्लेम दे रहा है. फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल एंड मेल्टन वैक्स राइज थ्रू द वाइस wick and are vaporized during burning. For flame, charcoal on the other hand does not vaporize and some does not produce a flame. यानी अगर आप केरोसिन ऑयल देखते हैं तो केरोसिन ऑयल जो होता है वो बर्न हो जाता है वेपोराइज्ड होने के बाद, तो वो फ्लेम दे रहा है, जबकि चारकोल जो होता है वो वेपोराइज्ड नहीं हो रहा है और वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है. इन एक्टिविटी 6.5 जो आपने अभी एक्टिविटी की, कुड बी वेपर ऑफ वैक्स कमिंग आउट द ग्लास ट्यूब द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस. यानी अगर आप देखते हैं कि वैक्स को अगर आप मेल्ट कर रहे हैं तो वो क्या फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है. इसके लिए आप देखते हैं एक बार, व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडली इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट. अब आप क्या करोगे, इस फ्लेम को एक क्लीन ग्लास प्लेट जिसको हम स्लाइड बोलते हैं, वो इसके आपने माउथ पर लाकर रखा. ठीक है, तो उससे क्या होगा, द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम होल्ड देयर विद अ पेयर ऑफ टंग फॉर अबाउट 10 सेकेंड. अब आप क्या करोगे, इसको 10 सेकेंड तक ऐसे ही रखेंगे. देन रिमूव इट. व्हाट डू यू बी ऑब्जर्व. जब आप इसको हटाएंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसके ऊपर एक सर्कल सा बन गया है ब्लैकिश कलर का. अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट और स्लाइड के ऊपर एक ब्लैक कलर का ब्लैकिश सर्कुलर जो होता है वो प्रोड्यूस हो गया है. इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. जो ल्यूमिनस जोन है फ्लेम का, वहां पर आप अगर देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन. वो कार्बन जो पूरी तरीके से बर्न नहीं हुआ है वो वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाता है. ओके, होल्ड अ थिंग लॉन्ग कॉपर वायर. अब आप क्या करोगे, एक लॉन्ग कॉपर वायर लेंगे जस्ट इनसाइड द फ्लेम अबाउट फ्रॉम 30 सेकेंड, और फ्लेम के बिल्कुल अंदर की तरफ, यानी बिल्कुल इनसाइड. आपको इसमें अभी आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जोन्स दिखाई देंगे. तो आप इनर जोन है वहां पर अगर आपने एक कॉपर का एक वायर आपने होल्ड किया, पकड़ा आपने 30 सेकेंड के लिए, notice that the portion of the copper wire just outside the flame get red hot.
जो जस्ट बाहर है, फ्लेम के जस्ट बाहर की तरफ वायर का जो पार्ट है वो रेड हॉट हो गया, डज इंडिकेट दैट द नॉन लिमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि भाई लुमिनस जोन है वहाँ पर उसके जस्ट पास में हाई टेम्परेचर होता है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इट द हॉटेस्ट पार्ट, और ये जो पार्ट होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। देखिए अब इसमें आपको डिफरेंट एरियाज ऑफ कैंडल फ्लेम, इसके अलग अलग जोन्स बताए हैं। देखिए सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, आउटर मोस्ट जो पार्ट है वो हॉटेस्ट पार्ट होगा, आउटर जोन ऑफ अ कंप्लीट कंबंशन ब्लू, ब्लू कलर का ये आपको दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट पूरी तरीके से कंबशन हो रहा है। नेक्स्ट इज मॉडरेट हॉट जो बीच वाला पार्ट है, मिडिल जोन ऑफ अ पार्शियल कंबशन, जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है वो है मिडिल जोन जो कि पार्शियल कंबशन हो रहा है। लीस्ट हॉट जो बहुत कम हॉट है वो कौन सा है, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स, जो अनबर्न वैक्स का इनर मोस्ट जोन है वो है आपके ब्लैक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है वो है लीस्ट हॉट, यानी सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, आउटर मोस्ट पार्ट। Goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। अब ये क्या करते हैं, गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट जोन जो होता है फ्लेम का उसको यूज़ करते हैं। कैसे, एक ब्लो पाइप होता है उसके थ्रू जब उसमें ये एयर फेंकते हैं तो क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर मेल्ट हो जाता है उससे, यानी जो आउटर मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट है उसी को यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। वाई दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, ये आउटर मोस्ट जोन को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका रीज़न है व्हाट इज़ अ फ्यूल क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं क्यों आउटर मोस्ट लेयर को ही इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है और ये बहुत जल्दी गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट कर देता है। ठीक है, रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर मेनली वुड। अगर आप देखते हैं तो डोमेस्टिक पार्ट्स में अगर आप जाते हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर जो फ्यूल कौन सा यूज़ करते हैं, मोस्टली वुड है, चारकोल है या फिर पेट्रोल है, केरोसिन है, इन सबको यूज़ करते हैं। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स, इन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, फ्यूल्स। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच ऑफ रेडिली अवेलेबल, यानी पहला तो इसका इसका कैरेक्टर होना चाहिए कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। इट इज़ चीप, ये सस्ता भी होना चाहिए। इट बर्न इजीली इन एयर एंड मॉडरेट रेट, और ये इजीली बर्न हो जाना चाहिए एयर में और मॉडरेट रेट पर ही, ये मतलब इसको ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करने पड़े, इजीली ये आराम से हीट हो जाए। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ये लार्ज अमाउंट देना चाहिए हीट का। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, और इसके अलावा ये कोई भी ऐसा अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस को लीव नहीं करना चाहिए, यानी बाद में कोई ऐसा सब्सटेंस ये नहीं छोड़ना चाहिए जिससे कोई पॉल्यूशन क्रिएट हो। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, कोई भी फ्यूल अगर हम देखते हैं लिस्ट में तो आइडियल फ्यूल यानी इनमें जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हों ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं होता है। ठीक है, वी शुड लुक फॉर अ फ्यू सच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़, यानी आप ये देखते हैं कि इसमें से मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो तो ये कर लेता है, लेकिन पूरी की पूरी जितने भी आप इसकी क्वालिटीज़ हैं वो सारे एक साथ एक फ्यूल में ही प्रोवाइड नहीं हो सकते हैं। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, इनकी कॉस्ट भी अलग अलग होती है। सम फ्यूल्स आर चीपर एंड देन अदर, कुछ बहुत ज़्यादा चीप रेट के मिलते हैं जबकि कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू ग्रुप दैम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स एंड टेबल 6.3। अब आप ये टेबल है इसमें 6.3 इसमें आपको ये शो किया है, जैसे कोल है, कोल केरोसिन है और नेचुरल गैस है, इनको आप इसी तरीके से फर्स्ट तो आपको दिखा रखा सॉलिड स्टेट में कौन सा फ्यूल होता है, लिक्विड में कौन सा और गैस में कौन सा है, ऐसा आप इसको फिल कर सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी, अब इसकी एफिशिएंसी देखते हैं। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, अब आप क्या करोगे, काउ डंग को यूज़ करके आप वाटर की एक कुछ आपको क्वांटिटी दे दी और उसको कह रहे हैं भाई इसको आप हीट करो, गर्म करो इसको, और कोल एंड एलपीजी फ्यूल, यानी तीनों पे आपको वाटर की सेम क्वांटिटी दे दी है और आपको अलग अलग फ्यूल दे दिए हैं जिसमें एक काउ डंग है, एक कोल है और एक एलपीजी है। इन तीनों पे हम कहेंगे कि हम ये वाटर की सेम क्वांटिटी को आप अलग अलग तीनों फ्यूल पे ही आप इसको हीट करके देखिए। विच फ्यूल वुड
प्रेफर, आप किसको प्रेफर करेंगे, गिव योर रीज़न, क्यों करेंगे, एलपीजी को ही करेंगे हम, क्योंकि एलपीजी जो है हमको रीजनेबल रेट पे भी मिल रहा है, इसके अलावा ये बहुत जल्दी वाटर को हीट कर रहा है, और इसकी जो जो क्वालिटीज़ हैं वो आप देख लेंगे। यू मस्ट टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट, आप इसके लिए अपने पेरेंट की हेल्प ले सकते हैं। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ द हीट, क्या आप ये देखते हैं कि ये तीनों ही सेम अमाउंट दे रहा है क्या हीट का, नहीं, जो सबसे ज़्यादा हीट अमाउंट किससे मिल रही है, एलपीजी से हमें, ओके, फिर उसके बाद कोल से, और फिर लास्ट में काउ डंग से। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 kg यानी 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड द क्लोरिफिक वैल्यू, यानी कहने का मतलब कैलोरिफिक वैल्यू। इट मीन्स आपको 1 किलोग्राम कोई भी फ्यूल दे दिया है, वो पूरी तरीके से कंबशन उसका हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम कहेंगे क्लोरिफिक वैल्यू, उस फ्यूल की। द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर किलोग्राम। इसको हम एक यूनिट से मेज़र करते हैं, जिस यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, किलोजूल पर किलोग्राम, ओके। क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4, इसमें आपको कुछ फ्यूल्स हैं उनकी क्लोरिफिक वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे काउ डंग की है वो है 6000 to 8000, ये आप देख लीजिएगा एक बार टेबल। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, अब जो हम बर्न कर रहे हैं इन फ्यूल्स को, उसके हार्मफुल प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। द इंटरेस्टिंग फ्यूल कम्बशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, अब इसका कुछ ना कुछ तो हार्मफुल इफेक्ट पड़ता ही है, कोई तो गैसेज ऐसी रिलीज होती है जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है। फर्स्ट, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। अब देखिए कुछ ये बता रहे हैं, जैसे कार्बन को अगर हम बर्न करते हैं तो उससे, वुड को अगर बर्न कर रहे हैं तो कोल, पेट्रोलियम रिलीज, ये सारी की सारी चीज़ें कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma, और ये जो होते हैं फाइन पार्टिकल्स कार्बन के जो अनबर्न स्टेट में वो डेंजरस पॉल्यूटेंट होते हैं, और ये क्या कम करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अस्थमा, ओके। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और ये जो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, ये बहुत पॉइजनस गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम, अगर क्लोज रूम में ये गैस अगर एक बार हम रिलीज कर दें तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और पॉइजनस गैस है ये। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन द रूम, अगर आपने सुना हो तो कई बार ऐसे कहते हैं ना कि भाई आप जब सोते हैं उस टाइम कोई भी बर्निंग, जैसे कोल को बर्न करके ठंड के टाइम में अगर हम रख देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और उसकी वजह से क्या होता है, कई बार इतनी डेंजरस कंडीशन हो जाती है कि जो पर्सन वहाँ पर है वो उसकी डेथ तक हो जाती है, ओके। नेक्स्ट इज कम्बशन ऑफ मोस्ट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, और जो कम्बशन होता है उससे फ्यूल से उससे वो रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप पहले देख सकते हैं, पहले मैंने इसके बारे में बताया भी। ग्लोबल वार्मिंग का मीन्स होता है जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो धीरे 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 अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ की जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, और मेल्ट होने के बाद जब वो आ जाती है कहाँ पर, अर्थ पर, तो क्या होता है, हमें रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, हम लोग पूरी तरीके से डूब जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम ऐसे कुछ अपने स्टेप्स यूज़ करें जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में कम से कम रिलीज हो। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, जब हम कोल को और डीजल को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो रिलीज होती है। इट इज एन एक्सट्रीम सफोकेटिंग एंड कॉरेसिव गैस, ये जो होती है सफोकेटिंग गैस होती है, कॉरेसिव गैस है। मोर एवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैशियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, पेट्रोल इंजन जो होता है अगर हम उसमें देखें तो उससे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर। अब ये क्या करते हैं, ये जो गैसेज रिलीज हो रही है ये रेन वाटर में डिजोल्व हो जाती है एंड फॉर्म एसिड, और एसिड का फॉर्मेशन करती है। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, और इस टाइप की जो रेन हो रही है उसे हम कहते हैं एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स
बिल्डिंग्स एंड सॉइल, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन क्लास 7th, ये आप 7th क्लास में आपने इसको पढ़ चुके हैं। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बर्निंग रिप्लेस्ड बाय CNG, compressed natural gas, because CNG produce the harmful product in very small amount. CNG is cleaner fuel। अब देखिए, हम डीजल और पेट्रोल के ऑप्शन में कौन सी गैस यूज कर सकते हैं? CNG, जिसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वाई? बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये हार्मफुल प्रोडक्ट को बहुत स्मॉल अमाउंट में रिलीज करता है और इसको हम क्लीनर फ्यूल की फॉर्म में भी यूज करते हैं। ओके बेटा, आज ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।